नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम चर्चा करेंगे, क्या मोदी को हटाने की कोई साजिश चल रही है। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू कुछ इवेंट्स और उसके टाइमलाइन पे। क्या ये महज एक संयोग है या कोई प्रयोग है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पैटर्न कुछ कंट्रीज में अपनाया गया बाहरी शक्तियों के द्वारा और वहां की लोकल पार्टीज के कोएलिशन से, क्या वैसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है भारत में भी? चलिए कुछ इवेंट्स के बारे में जानते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों लगता है। जैसे विचार कीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चला 2 दिन चला, 2 दिन में 3 दिन में जब भी यूएस से पूछा गया कि भाई इसमें क्या आपका रोल है, क्या इंटरवेंशन है, तो उनका हमेशा से ये कहना था, जितनी बार भी पूछा गया उतनी बार ये कहना था कि ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, बायलैटरल चीज़ है और वो आपस में निपटा लेंगे। यही उनका स्टैंड था और ये स्टैंड उन्होंने हमेशा हर जगह पे क्लियर किया। अचानक होता ये है कि किसी एक ऐसे अनजान ठिकाने पे भारत हमला करता है 8 और 9 की रात को, जिस पे हमला करते ही पूरा वर्ल्ड, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली मच जाती है। अब खलबली मचते ही होता क्या है? होता ये है कि अचानक से मॉर्निंग में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर आने के बाद उसका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को कॉल करता है। कॉल करने के बाद सीज फायर की मांग करता है, जो सीज फायर का मांग मान लिया जाता है। ऐसा होते ही ऐसा अभी मान लिया जाए, और जब तक इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया या इंडियन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आके अनाउंस करे, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अनाउंस कर देते हैं, खुद ही उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और खुद अनाउंस करते हैं कि भाई मैंने सीज फायर करा दिया, और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट एंडोर्स नहीं करती है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है और डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लियर स्टैंड है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है वो बायलैटरल है, और ये जो सीज फायर है उसको उन्होंने एक बार क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, उसकी उन्होंने कोशिश करी कम से कम 30 बार। जितना वो दिन भर में यूएसए का नाम नहीं लेते थे, उतना इंडिया का नाम लेते रहे। फिर अचानक होता क्या है, पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही इंडिया इनकार करता है कि नहीं, ये बायलैटरल मामला था, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया और आपस में ये बात डिसाइड हुई कि भाई सीज फायर कर देना चाहिए, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव तय किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिए हैं। फिर एक चीज होती है, आप सब लोगों ने उसके बारे में देखा होगा। क्या होता है कि भारत के एक बड़े नेता, हाँ बड़े ही नेता हैं कह सकते हैं, एटलीस्ट अपनी पार्टी में तो बड़े नेता हैं, तो उनकी विदेश यात्राएं शुरू होती हैं उसी बीच में। और कहाँ की शुरू होती हैं? कहीं मिडिल ईस्ट में, जो कि बताया नहीं जाता है हमें कि वो मिडिल ईस्ट में कहाँ जाते हैं। जैसे ही वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, फिर होता क्या है, और वहां से आते हैं तो होता क्या है कि इंडिया में, जो कि पूरा माहौल इंडिया के साइड से था, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, या अगर कह लीजिए कि जो करंट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को इंडिया के साथ कर दिया था, पूरे भारत को भारत के साथ कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। अचानक से पूरा माहौल बदलता है और गवर्नमेंट को लोग क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं, ये कहते हुए कि आपने सीज फायर क्यों किया, अगर हम टॉप पे थे तो सीज फायर क्यों किया, जबकि ये सबको बताया गया होता है कि ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव जो था वो लड़ाई में जाना नहीं था। किसी भी लंबी लड़ाई में अभी भारत उलझना नहीं चाहता है। फिर भी ये चीजें इग्नाइट की जाती हैं और भारत के जो इंटेंशन है उस पे सवाल किए जाते हैं, भारत के नुकसान पे सवाल किए जाते हैं। फिर होता क्या है, सवाल किया जाता है इंटरनल
जो पॉलिटिक्स है उसमें विपक्षी पार्टियों द्वारा ये कहा जाता है कि बताइए कितने विमान गिरे, ये पूछा जाता है बताइए आपका नुकसान कितना हुआ, ये पूछा जाता है कि बताइए आपने सेना पे प्रेशर किया, सेना को आपने क्यों सीज फायर करने के लिए बाध्य किया। ये सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जबकि सेना बार बार कहती है कि हमने उनके 11 एयरबेसेस उड़ाए, जिसमें नूर खां एयरबेस जो उनका एकदम इंपॉर्टेंट बेस था। कहा जाता है कि वहां पे यूएस का अनसेट न्यूक्लियर खजाना रखा हुआ है, न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं जो कहीं पे लिखित नहीं है। उन खजानों के ऊपर कहा जाता है कि किसी तरीके से इंडिया ने अटैक कर दिया, जो कि पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया। यूएसए का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां गया था चेक करने के लिए कि क्या कोई न्यूक्लियर लीक है या नहीं है। इससे इतना झुंझलाए ट्रंप, और दूसरा वो चाहते थे कि ठीक है जो हुआ हुआ, इस पूरे जो सीज फायर हुआ है उसका क्रेडिट उनको दे दिया जाए जैसा पाकिस्तान ने दे दिया। बट नरेंद्र मोदी जब कनाडा गए, वहां पे उनकी बात हुई तो भी उनको उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, और किसी भी डिस्कशन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे लोकसभा के बाहर हो, कहा जाए संसद हो या संसद के बाहर हो, बीजेपी ने, जो करंट गवर्नमेंट है, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, या फिर फॉरेन मिनिस्टर ने, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि किसी तीसरे पार्टी ने आके हमारे बीच में सीज फायर करा है। दैट मीन्स उसका क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया। अब ट्रंप को नहीं दिया, जो ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि मैंने ट्रेड की धमकी देके और सीज फायर कराया है, वही ट्रंप क्या करते हैं, आगे जाके भारत पे 50% टैरिफ लगाते हैं। और टैरिफ का बहाना क्या होता है? टैरिफ का बहाना ये होता है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। अगर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो रशिया से तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, जिस पे टैरिफ नहीं लगाया जाता है, उसको डेफर किया जाता है बार बार। रशिया से न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, या आर्सेनल कह लीजिए, आर्सेनल बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूएस भी मंगा रहा है। रशिया से गैस और तेल वेस्टर्न कंट्रीज भी मंगा रही हैं, यूरोपियन यूनियन और यूके भी मंगा रहा है। तो ऐसा क्या है इंडिया के साथ जो इंडिया ने अलग किया कि इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया जाता है और बाकी कंट्री पे नहीं लगाया जाता है, चाइना पे खासकर नहीं लगाया जाता है। तो आपको बताता हूं, आप अगर प्लॉट देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़े खरीदार पे नहीं लगाया है और दूसरा जो सबसे बड़ा खरीदार है उस पे लगाया जाता है। अब इसका वजह क्या है? इंडिया से इतना प्रॉब्लम क्या है? चाहे वो पूरी वेस्टर्न कंट्री हो इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया से प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ने अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश की है, या कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि इस गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी ताकत बताई है, जैसा कि जामवंत ने हनुमान जी को बताया था। इस गवर्नमेंट ने बिना यूके को, बिना यूरोपियन यूनियन को, बिना वेस्टर्न पूरी कंट्रीज को इंक्लूडिंग यूएसए कॉन्फिडेंस में लिए बहुत सारी चीजें करी, जो कि पहले की जो गवर्नमेंट्स थी इंडिया की, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हुए भी ऐसा नहीं करती थी। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, 370 का रिमूवल, या फिर कह लीजिए रूस और ईरान में जब अलग थलग जब ऐसा हो रहा था कि रूस और ईरान पे हमला हो रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज हमला कर रही थी, उस पे इजराइल हमला कर रहा था, यूएसए हमला कर रहा था, तो ये प्रेशर बन रहा था कि इंडिया उनको अलग थलग करे, इंडिया उनके साइड से ना जाए, या इंडिया जिस तरह से पूरा वर्ल्ड, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उनके खिलाफ है, वैसे इंडिया भी उनके खिलाफ जाए। लेकिन इंडिया ने ये चूज नहीं किया। इंडिया ने वो चूज किया जो उसके हित में था, उसके सामरिक हित में था, उसके आर्थिक हित में था। इंडिया ने वो चूज किया, मतलब इंडिपेंडेंट रहने का, सॉवरेन रहने का चूज किया। ये एक सॉवरेन कंट्री जो करती है वो रहने का चूज किया। और ये जो एटीट्यूड था, या कह लीजिए ये जो तरीका था अपना कंट्री फंक्शन करने का, ये दूसरी कंट्रीज को, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिन्होंने हमेशा से ये सोचा है कि ये हमारे गुलाम है, क्योंकि वो छोड़ के तो चले गए लेकिन अभी भी उनको लगता है कि हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, वो जो कहेंगे वही हम करेंगे। जब हमने नहीं किया तो दिस रैटल्ड देम। अब वो हुआ क्या उससे? ये गवर्नमेंट ऑलरेडी, या कोई भी जो इंडिया में गवर्नमेंट आती है,
जो गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, जो गवर्नमेंट उनकी बातें ना मानती हो या जैसा वो कहे वैसा ना करती हो, वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा उनको निकालने की कोशिश की है, रिजीम चेंज करने की कोशिश की है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे तो ये सेम प्लॉट है। पहले क्या किया जाएगा, बांग्लादेश में शेख हसीना की एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। बांग्लादेश सबसे, अगर छोटी इकोनॉमी भले है, बट अगर ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी थी। क्या किया गया उसके साथ, एक इंटरनल डोमेस्टिक अनरेस्ट क्रिएट किया गया, स्टूडेंट लीडर्स को खड़ा किया गया और वहां पे रिजीम चेंज करा दिया गया। और आज बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है कि वो नेगेटिव ग्रोथ में चल रहा है। श्रीलंका में एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी, स्टेबल गवर्नमेंट अच्छा सा ग्रो कर रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था, सब कुछ सही हो रहा था। फिर क्या किया गया, इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट किया गया, उस पे सैंक्शंस लगाए गए और वो एक पैटर्न, सेम पैटर्न किया गया। और क्या हुआ, उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ और आज श्रीलंका की क्या हालत है देख लीजिए। पाकिस्तान में जो उनका लाडला है उसमें भी देखिए, इमरान खान ने चूज ये किया कि वो चाइना के साथ जाएंगे, जो एक पड़ोसी है, उसके साथ सीपीईसी बनवाएंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में साथ रहेंगे, उसके जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और अपने खुद पे ध्यान देंगे। थोड़ी सी स्टेबल गवर्नमेंट लाएंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे जनता को। क्या हुआ, वो आज जेल में बंद हैं, रिजीम चेंज कराई गई और एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, शहबाज शरीफ। आप देखेंगे जहां पे भी कोई बात हो रही है, यूएस बात कर रहा है आज के डेट में आसिम मुनीर से, वेस्टर्न कंट्रीज बात कर रही है आसिम मुनीर से। तो एक ऐसे कह लीजिए पपलू प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया गया कि जिसका कोई वजूद ना हो, वो अपना स्टैंड ना ले सके और उसमें जो भी फायदा हो, जो भी तरीके से काम हो, वो वेस्टर्न कंट्रीज का हो, ये करने की कोशिश हुई। और ये सारे हुए हैं 2022 से लेकर 2024 तक, 2025 तक। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, इंडिया में ये करने की कोशिश हुई, पिछले 2-3 साल से ही करने की कोशिश हुई, इनफैक्ट 4 साल से, जब से ये प्लॉट चालू हुआ तब से चालू हुआ है। पहले क्या किया गया, पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसका विरोध किया गया। अब उसमें विरोध करने का कुछ था नहीं, लेकिन बाहरी ताकतों के साथ मिलके कुछ पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो भारत में उसका विरोध करती रही, कुछ कम्युनिटीज हैं जो विरोध करती रही। कुछ हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने अच्छे से संभाला। जब वो नहीं चला तो फिर क्या करने की कोशिश हुई, किसान आंदोलन। सेम किसान आंदोलन को बाहरी ताकतों ने हाईजैक किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने उसको रिवोक किया एंड स्टेबिलिटी फिर से ला दी। फिर क्या हुआ, इंडिया क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने चूज कर रहा था पार्टनर की, कहां से मुझे हथियार खरीदना है, किसके साथ आर्थिक संबंध रखने हैं, किसके साथ सामरिक संबंध रखने हैं। राफेल फ्रांस से ऑर्डर हुआ, राफेल पे फिर से वापस अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसको विवाद में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। जब कुछ नहीं मिला तो फिर पेगासस लेके आया गया, बोला गया खुफिया तंत्र है जो लोगों को रिकॉर्ड करता है, उनके जासूसी करता है और उन पे एक्शन लेता है, पर इसमें भी कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे फिर क्या हुआ, जब ये सब कुछ में फेल होते रहे, जहां देखेंगे वहां पे फेल होते रहे। सब फेल होने के बाद मैंने आपको पहले की वीडियोज में भी बताया है कि किस तरह से भारत के होता क्या है, धीरे धीरे आप क्या करते हो, स्पिट एंड रन, आप धूल फेंको और भाग जाओ, थूको और भाग जाओ। ये काम करने से होता क्या है कि जो भारत की ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको बदनाम किया जाए। जब देखा गया कि कोई भी चीज काम नहीं आ रही है तो फिर वो प्लॉट लाया गया जो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में सक्सेसफुल हुआ था। वो क्या था कि जो भी बॉडीज हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको बदनाम किया जाए, लोगों का भरोसा उस पे से हटाया जाए। तो पहले क्या किया गया, ईडी को बदनाम किया गया। फिर क्या किया गया, जो किसी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ,
फिर कोशिश हुई सीआईडी को बदनाम किया जाए, फिर कोशिश हुई बीएसएफ को बदनाम किया जाए। इस तरह से बहुत सारी कोशिशें होती रहीं। अभी रिसेंट में जो मामला आया है वो आया है कि चुनाव आयोग को बदनाम किया जाए और ये कह दिया जाए कि लेजिटिमेट नहीं है ये गवर्नमेंट चुनाव जीत के नहीं आई है, धांधली करके आई है। इससे क्या होगा कि लोगों का भरोसा कम होगा चुनाव आयोग पे, और वो भरोसा कम होगा तो लोग शायद अप्रोर करेंगे। बट क्या ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि ये भी जो बाहरी शक्तियों के साथ मिलके ये जो किया जा रहा है कि एक तरफ से भारत को, इस गवर्नमेंट को बदनाम करने की, उसकी क्रेडिबिलिटी कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको कि सेनाएं आके कह रही हैं कि हमने 5 विमान गिराया और वो पाकिस्तान का गिरा था। दूसरी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी कम करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे संस्थाएं आती हैं और कहती हैं कि ये इलेक्टोरल रोल इसी तरीके से पूरे इंडिया में बना हुआ है, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप आइए और फॉर्मल कंप्लेन कीजिए। फॉर्मल कंप्लेन करने पे होगा क्या? फॉर्मल जांच होगी। अगर गलत पाया जाता है तो जो कंप्लेनेंट है उसको भी सजा हो सकती है। तो विपक्षी पार्टियों ने क्या चूज किया, या वो जो बड़ा नेता जो घूम रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं पे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चूज किया कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो प्रेस में बयान देंगे लेकिन फॉर्मली जाके और कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि संस्थाओं को बदनाम करो, बदनाम करने के बाद जनता में अनरेस्ट होगा, और अनरेस्ट होने के बाद हो सकता है कि एक अप्रोर हो जिससे कि ये गवर्नमेंट कमजोर हो जाए। लेकिन क्या ऐसे होते हुए दिख रहा है? मुझे लगता है नहीं। इसलिए नहीं होते हुए दिख रहा है कि एक चीज है कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, उसकी जो डेमोग्राफी है, उसका जो कल्चर है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो एक अलग है, वो छोटी कंट्री है। सिमिलरली श्रीलंका जो है वो एक सिंपल सा कंट्री है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है। वो एक तरह से एक ही ढर्रे पे चलता है, एक ही कल्चर है, एक ही लैंग्वेज है, एक तरह के लोग वहां रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत अलग लोग रहते हैं बट मोस्टली एक ही तरह के लोग रखते हैं। सेम पाकिस्तान में एक कल्चर, एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और वहां अनरेस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है। लेकिन क्या ऐसा भारत में करना संभव है? अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि नहीं, क्योंकि भारत एक तो यहाँ पे इतने स्टेट हैं, इतने लैंग्वेज हैं, इतने रिलीजन हैं, इतनी कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटीज के अंदर सब कम्युनिटीज हैं, उनकी भाषाएं अलग है, रहन सहन अलग है, और ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो काम किए हैं वो सबके सामने है। दूसरा, कहना क्या चाहते हैं ये चाहते हैं, ये चुनाव आयोग से चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा सब इनको दे दिया जाए। अब वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा से ये क्या करेंगे? सेम चीज, जो कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं अभी, सेम कंफ्यूजन वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको फाइंड आउट करके उनके पास रीच आउट करके एंड ये अनरेस्ट क्रिएट करने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। अब जो चुनाव आयोग पे जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि फर्जी वोट हैं, तो आपने वो सीट क्यों चुनी जहां पे वोट का मार्जिन कम है, बीजेपी और आपका? दूसरा, आपने वो सीट क्यों चुनी जो आपके एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट में आता है? तीसरा, आपने कोई ऐसी सीट क्यों नहीं चुनी जहां पे आपके कैंडिडेट जीते हैं? आप भी तो 99 सीट जीते हैं। चौथा, अगर ऐसा है कि अगर फर्जी वोट हैं, ऐसे वोट हैं जो बोगस हैं, तो ये क्या जरूरी है कि वो बोगस वोट जो पड़े हैं वो आपको नहीं पड़े? क्योंकि वैलिड क्वेश्चन है ना, अगर आपको वो नहीं पड़े तो आपका सीट 55, 56 से 99 कैसे गया? बीजेपी 302 से 240 पे कैसे आई? दूसरा, जिसका सीट बढ़ता है झोल वो करता है या जिसका सीट कम होता है वो? सवाल यह है कि अगर बीजेपी
को ऐसा कुछ करना होता या ऐसा करती तो क्या वो 400 सीट लेके नहीं आती? क्या वो अपना नारा पूरा नहीं करती? क्या वो अपना सीट डेफिसिट के साथ विपक्षी पार्टियों पे या फिर कोalition जो उसकी पार्टीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रह के सरकार चलाती? ये क्वेश्चन आपको भी सोचना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो प्लॉट है बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट को हटाने का, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आप चाहे जो भी कर लो, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आप खाली बात कर रहे हो, बीजेपी अभी अपने तरह से जवाब नहीं दे रही है। जब जवाब देना चालू करेगी तो फिर वापस वही होगा कि आप माफी मांगेंगे, जैसे राफेल के साथ हुआ, जैसे ईडी के साथ हुआ, जैसे सीए पे हुआ। इस तरह से बहुत सारे मामले आपने उठाए और उस पर जो हुआ है फिर से वापस वही होना है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या कोई प्लॉट है, कोई साजिश है मोदी को हटाने की? आप भी बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।